तरह कुछ ऐसे भी पार्टिकुलर क्वेश्चंस आए जिसमें हिट किया गया डायरेक्टली ऑन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर कि वेदर द इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ और नॉट। फिर एक क्वेश्चन आता है वेदर या फिर ये आ जाता है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ, कमेंट या एक्सप्लेन इन डिटेल या क्रिटिकली एनालाइज वट एवर, जो भी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो आज हमने ये पार्टिकुलरली हिट करना है इस चीज़ को कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ और नॉट, या फिर हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या फिर क्या इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है या नहीं है। अब सबसे पहले तो हम उस पार्टिकुलर जो हमने टर्मिनोलॉजी है, हैवी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है एग्जामिनर ने अपने पास पेपर के, इंटरनेशनल लॉ के पास पेपर में, पहले तो हम उस पे पहुंचते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जी इंटरनेशनल लॉ, द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑक्सीमोरोनिक, एक्सप्लेन या वट एवर ही सेड कमेंट ऑन इट, जो भी था। अच्छा, तो पहले तो इस वर्ड के पीछे चले जाओ कि ये कहाँ पे ये स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई, इंटरनेशनल लॉ इज ऑक्सीमोरोनिक। किसी ने तो वर्ड इस्तेमाल किया होगा तो ही ये स्टेटमेंट उठा के उन्होंने CSS के पेपर में दी होगी, वरना तो नहीं देते। तो क्या हुआ था, जो सेनेटर पैट्रिक था उसकी एक बुक थी जिसका नाम था लॉ ऑफ नेशंस। उस बुक के अंदर उसने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हुए ये एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनल लॉ या द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑक्सीमोरोनिक। उसने अब इंटरनेशनल लॉ इज ऑक्सीमोरोनिक, इसका क्या मतलब है कि इसको इन्फोर्स करने के लिए कोई आपके पास स्वॉर्ड जो समझते हो, तलवार जिसे कहते हैं, जिसे तलवार के जोर पे कहते हैं ना, या फिर कोई उसके पीछे कोई एक बैकिंग नहीं है, कोई लीगल ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स कर सके। इसके बेसिक इस फ्रेज का मतलब ये था, ये यूज करने का मतलब ये था, क्योंकि उसने अपने जहां पर ये फ्रेज इस्तेमाल किया उसके साथ उसने ये एक्सप्लेन भी किया कि दैट इंटरनेशनल लॉ लैक्स दैट पार्टिकुलर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दैट कैन इन्फोर्स द इंटरनेशनल लॉ। तो अब वो वहां से उठाया, उन्होंने उठा के पेपर में दे दिया। लोगों बड़े टेंशन हो गई कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इसका क्या मतलब है। आधे जैसे मेरे जैसे आधे लोग तो यही सोचते होंगे भाई ये ऑक्सीमोरोनिक का मतलब क्या है, तो वो तो सवाल उधर ही छोड़ के आ गए। तो हमेशा आपने ये देखना है कि नेचर के रिलेटेड है तो आपका मतलब यही है कि वो इसी के रिलेटेड पूछ रहा है। फिर अगर सवाल आता है, मैं आपको डिफरेंट जो क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी भी एस्पेक्ट से अगर क्वेश्चन आए तो वो ईजी हो जाए अटेम्प्ट करना। अब अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अब इसका मतलब क्या है। अब ये तो हमने देख लिया ऑक्सीमोरोनिक की बात, अब हमने प्रूव करना है कि ऑक्सीमोरोनिक कैसे है, या फिर ये ट्रू लॉ है या नहीं है, या ये वीक लॉ है, क्या है। अब हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ। अब हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए। अब पहले तो हम ये देखते हैं जो कहते हैं कि ये ट्रू लॉ नहीं है, वो क्या कहते हैं। हमारे एक बड़े मशहूर बाबा जी समझ लें कि लॉ के बाबा जी हैं जॉन ऑस्टिन। उन्होंने जो लॉ है उसको डिफाइन किया था। उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? डिफाइन उन्होंने ऐसे किया था कि लॉ इज एक्चुअली द जनरल कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सेंशन। अब समझिए दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि जनरल कमांड होनी चाहिए, लॉ का बता रहे हैं कि कोई भी लॉ कब होता है। वो कहते हैं कि अगर कोई लॉ के अंदर जनरल कमांड हो, उसके बाद जो कमांड है वो पॉलिटिकल सॉवरन की तरफ से होनी चाहिए। फिर उसके बाद बैक्ड बाय सेंशन। सेंशन से मतलब है कि किसी भी लॉ के बैक के ऊपर कोई पनिशमेंट लाजमी होनी चाहिए। जैसे आज एक लॉ बनता है कि आपने कत्ल नहीं करना, लॉ मौजूद है हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में कि जो कत्ल करना इलीगल है। तो लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे 302 के अंदर उसकी पनिशमेंट दी गई है, अगर वो पनिशमेंट ना होती तो आपको लगता है कि वो लॉ पास करेगा? ये ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ थॉट कहता है। ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब भी कोई लॉ बनता है तो उसके पीछे बैक के ऊपर कोई सेंशन होना लाजमी है, कोई पनिशमेंट होना लाजमी है, क्योंकि अगर पनिशमेंट नहीं होगी दैट मीन्स दैट लॉ विल नॉट बी फॉलोड बाय द पार्टिकुलर जनरल पब्लिक ऑफ द स्टेट। तो ये उनका बेसिक मकसद था। अब उन्होंने यही चीज़ें, ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ थॉट ने यही जो पार्टिकुलर एलिमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ पे अप्लाई कर दिए। अब इंटरनेशनल लॉ पे उन्होंने ये जब एलिमेंट्स अप्लाई किए तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल सॉवरन है जो कि इंटरनेशनल लॉ की, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेजिस्लेशन कर रहा है। तो
तो हम सब ने सोचा कि नहीं, इस तरह का तो कोई नहीं है। अब यूएन की रेजोल्यूशंस अगर पास हो रही हैं, कुछ बाइंडिंग कुछ नॉन बाइंडिंग, वो लेकिन उसकी वो अथॉरिटी वो उस तरह तो नहीं है जैसे हमारी कोई पार्लियामेंट लॉ पास कर रही है। फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि यार अगर लेजिस्लेचर तो है नहीं तो क्या कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो कि मतलब इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करा रही है। तो फिर हम भी सोचते हैं, वो उन्होंने भी सोचा कि यार इस तरह की तो कोई पुलिस नहीं है, कोई इस तरह का एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट नहीं है जो कि इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करे। फिर उन्होंने सोचा क्या इसके इंटरनेशनल लॉ को अगर फॉलो ना करे कोई कंट्री तो क्या इस तरह की कोई कंट्री की पनिशमेंट है, कि क्या किसी कंट्री को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, कोई इस तरह की कोई पनिशमेंट है जैसे हमारे म्यूनिसिपल लॉ के अंदर है। तो हम भी सोचते हैं, उन्होंने भी सोचा कि नहीं जी इस तरह की कोई पनिशमेंट अवेलेबल नहीं है। ऐसे तो कभी नहीं देखा कि अच्छा जी पाकिस्तान ने कोई मसला किया तो पाकिस्तान को उठा के जेल में डाल दें, ऐसे तो कोई भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये भी नहीं है, तीनों एलिमेंट्स हमारे अवेलेबल ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कोई ऐसी एडजुडिकेशन है, कोई ऐसी पार्टिकुलर कैसे कोर्ट है जो कि इंटरनेशनल लॉ को एडजुडिकेट कर सके, को इंटरप्रेट कर सके। तो फिर हम भी सोचते हैं, उन्होंने भी सोचा होना है कि यार नहीं इस तरह की तो कोई नहीं है। कि अब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपके जहन में आई होगी, नहीं यार है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो है, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, कि जब तक दोनों स्टेट्स खुद अपने आप को सबमिट नहीं कराती टू पार्टिकुलरली एडजुडिकेट कंसेंट नहीं देती कि दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कैन एडजुडिकेट ऑन दैट पार्टिकुलर मैटर, तो उसकी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। आपकी सुप्रीम कोर्ट की या हमारी जो म्यूनिसिपल कोर्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेटियल कोर्ट्स हैं, इनकी आपके पास कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है। तो ये वो 4 पॉइंट्स थे बेसिक जिस पे उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने कहा भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी नहीं है, लेजिस्लेचर भी नहीं है, आपकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी नहीं है, आपकी एडजुडिकेशन अथॉरिटी भी नहीं है, कोई कोर्ट भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपने कोई पनिशमेंट भी नहीं रखी हुई इंटरनेशनल लॉ में। तो ये तो हमारे ऑस्टिन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके तो कोई एलिमेंट ही नहीं पूरा होता। फिर पॉलिटिकल सॉवरन भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दी। इसी तरह आपके हॉब्स है, बेंथम है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ तो वो तो लीगली बाइंडिंग ही नहीं है, तो फिर ये लॉ कैसे है। इसी तरह आपके ओपेनहाइम का व्यू है कि वो ये कहता था कि कोई भी लॉ जो होता है वो किसी भी कम्युनिटी होनी है उसके लिए लाजमी है, फिर उसके सेट ऑफ रूल्स हों जो कि वो पार्टिकुलर कम्युनिटी फॉलो करे। अब हमारी तो कोई डिफाइंड इंटरनेशनल लॉ की डिफाइंड कोई कम्युनिटी अगर कोई इमेजिन कर भी ले कि हमारा जो वर्ल्ड है या यूएन के मेंबर्स हैं ये कम्युनिटी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग ऑन एवरी सॉवरेन स्टेट? नो, international law is not binding unless and until that particular state give consent to be bound by that particular treaty। की अगर आप एग्जांपल ले लें तो जब तक वो स्टेट बाउंड उस पार्टिकुलर लॉ को खुद अपनी कंसेंट के साथ अपने ऊपर लीगली बाइंड ना करे तो इंटरनेशनल लॉ तो बाइंडिंग ही नहीं है। अब यहाँ तक तो वो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए। अब आपने क्या करना है, ये सवाल आ गया, आपने कहना भाई ये देखें जी एक स्कूल ऑफ थॉट, आपने ऑस्टिन की बात करनी है, बेंथम की बात करनी है, हॉब्स की बात करनी है, आपने ओपेनहाइमर की बात करनी है, आपने कहना है कि ये इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये इसकी डेफिनेशन थी, ये एलिमेंट्स हैं लॉ के, वो पूरे ही नहीं होते भाई, फिर इंटरनेशनल लॉ कैसे एक ट्रू लॉ है। अब आ जाए उनकी तरफ जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ है। अब वो क्या कहते हैं, सबसे पहला तो आर्ग्यूमेंट वो पकड़ते हैं सर हेनरी मेन, एक हैं सर हेनरी मेन थे, जूरिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं कि जो हॉब्स और बेंथम बात करते हैं ना कि जी इसके पीछे तो कोई लीगली बाइंडिंग ही नहीं है इंटरनेशनल लॉ, तो ये और उसके अलावा कुछ जब तक कोई पॉलिटिकल सॉवरन ना हो तब तक जी इंटरनेशनल लॉ मतलब कोई लॉ ही नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि अगर हम एंशियंट सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी पॉलिटिकल सॉवरन नहीं था, लेकिन वहाँ पर लॉ एग्जिस्ट करता था। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली आप जो हैं उस पार्टिकुलर जो हमारी एंसेस्ट्रल सोसाइटी का लॉ का कॉन्सेप्ट था आप उसको निगेट कर रहे हैं टोटली। फिर उसके बाद वो अगली बात करते हैं कि आप कहते हैं कि जी इंटरनेशनल लॉ के अंदर पनिशमेंट्स नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो कहते हैं कि अगर यूएन चार्टर आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको सेंक्शंस मिलेंगी, आपको मिलिट्री सेंक्शंस मिलेंगी, आपको इकोनॉमिक सेंक्शंस मिलेंगी।
फिर वो कहते हैं अच्छा, आप कहते हैं जी एडजुडिकेटर कोई नहीं है, आप कहते हैं कि कोर्ट नहीं है, आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मिलेगी, आप कहते हैं कि इन्फोर्समेंट क्राइटेरिया नहीं है, तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर इट सेल्फ एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद आपकी लेजिस्लेचर की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि ट्रीटीज हो रही हैं, यूएन है, उसके अलावा इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है, वो इट सेल्फ इतना रिकग्नाइज्ड है कि वो, खैर आपने यहाँ तक बात समझ ली। उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बड़ा एक वाकया है इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर उन्होंने रिलाई किया। उन्होंने कहा कि जो केस हुआ था बिटवीन लिबिया एंड चाद, CHAD है वर्ड है ये, ऑन द नॉर्थ ऑफ लिबिया प्रेजेंट है, ये तब जनरल कजाफी का दौर था, तो तब टेरिटोरियल बाउंड्रीज के ऊपर एक इशू आया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक प्रपोजल दिया लिबिया ने, दूसरा प्रपोजल दिया चाद ने। जो चाद है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया और इंटरनेशनल प्रेशर और फियर को देखते हुए उस पार्टिकुलर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजन था उसको इन्फोर्स कराया गया। और आज जो उनके दरमियान टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट पार्टिकुलर डिसीजन है। वो कहता है तो अगर इंटरनेशनल कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी नहीं है, कोई सेंक्शन ही नहीं है, अगर आप कहती हैं कोई लेजिस्लेचर ही नहीं है, कोई कोर्ट ही नहीं है, तो फिर ये वाला मामला डिस्प्यूट हल कैसे हो गया, फिर ये इन्फोर्स कैसे हो गया। तो इसका मतलब है वो ये आर्ग्यूमेंट देता है। अब आ जाते हैं, आपने ज़रा कंक्लूड करना है। कंक्लूड आपने कैसे करना है, आपने ज़रा दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। एक तरफ होता है ब्लैक, एक तरफ होता है वाइट, आपने ग्रे वाला रास्ता अप्लाई करना है, और यही वो आपसे डिमांड कर रहा है। अगर ऑक्सीमोरोनिक की बात करता है, अगर वो आपसे वैसे पूछता है, तो आपने यही रास्ता उठाना है। आपने क्या कहना है कि ऑल्दो इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लॉ, एंड जैसे आप कह सकते हैं कि जो जनरल कमांड भी नहीं है, उस तरह की जनरल कमांड नहीं है, उस तरह के लेजिस्लेचर नहीं है, उस तरह की एग्जीक्यूटिव नहीं है, उस तरह की कोर्ट्स नहीं है जिस तरह की कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन आपके दूसरे लॉज के अंदर है, म्यूनसिपल लॉज के अंदर है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है। हाँ, आपकी वो पार्टिकुलर उतनी अथॉरिटी नहीं होगी उन सारी चीज़ों की। यूएन के पास इतनी अथॉरिटी तो है कि वो इंटरनेशनल प्रेशर या सैंक्शंस लगा सकता है, उनके पास कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की एक पावर है। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कंपल्सरी नहीं होगी जुरिस्डिक्शन, लेकिन उनके पास जुरिस्डिक्शन तो है, वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व तो कर रही है।